राह मुश्किल ही सही मगर हम तय कर लिए हैं। राह मुश्किल ही सही मगर हम तय कर लिए हैं। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, अगर जुड़ेंगे तो उड़ेंगे। ये जोड़ने का सिपाही मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ख्वाब की ताबीर करने के लिए दिन और रात मेरे साथ न जाने कितने ऐसे दियाले आज अपनी क़यादत के लिए जो मेहनत और जो कोशिशें कर रहे हैं, उसमें मैं अपना हाथ पटाने के लिए मुसलमानों को, यहाँ के वो तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आज एक बार फिर आपके बीच में आकर मैं वही बात कि हमारा अपना कोई नहीं, सब एक तरफ है और हम एक तरफ अकेले खड़े हुए हैं। मैं मुबारकबाद आपको इसलिए दे रहा हूं कि जब इलेक्शन आता है तो बहुत सारे लोग मजलिस के ऊपर ये तोहमत लगाते हैं, हम पर ये इल्जाम होता है कि हम एक कट्टर जमात है, हम एक फिरका परस्त जमात है, हम वोट काटते हैं और लोग इन बातों में आकर, यह हकीकत है भाई आप 8-10 लोगों की वजह से पीछे लोगों को दिक्कत हो रही है, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक सेक्युलर पार्टी के उम्मीदवारों को साथ देना है पोलिंग बूथ के सामने। एक बार आपके सामने आज फिर कह रहे हैं, अगर तुम्हारी अपनी कोई जमात है, अगर बीजेपी की इस मुल्क के अंदर सबसे कट्टर दुश्मन कोई है, अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, इनकी कट्टर मुखालिफत अगर कोई करता है और इंशाअल्लाह करता रहेगा, तो वो जमात का नाम है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन नहीं, हम आए तो हम फिरका परस्त, हम कट्टरवाद, हमारे से बुरा कोई नहीं, लेकिन दूसरी जमात के सभी लोग चलते हैं। हम आपसे कहेंगे कि अगर जालना में इतनी बड़ी तादाद, इतनी आवाम की जहां तक मेरी नजरें जा रही, वहां तक सरों का एक समंदर अगर मैं देख रहा हूं, तो क्या वजह है कि जालना जैसे शहर के अंदर आप अपनी क़यादत को नहीं खड़े कर पा रहे हैं? वजह यही है कि इतने सालों के अंदर हमने अपने जहनों के अंदर यह बात डाल दी है कि मुझे चोर चलेगा, लुच्चा लफंगा हुंडा चलेगा, लेकिन जब मेरा अपना भाई खड़े रहेगा तो सारे नुस्ख उसके अंदर निकाले जाएंगे, सारी बुराइयां ढूंढी जाएगी। आज मैं आपको मुबारकबाद इसीलिए देने के लिए आया हूं। जिन लाइनों में खड़े रहकर आपने आंख बंद करके जिसको वोट डाला था, वो एक संघी निकला। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ
आरएसएस जिसको आपने चुनकर दिया, बहुत बहुत मुबारक आपको। किसी को कोई अफसोस नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो गया तो गया, लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, इन इलाकों के अंदर, तुम्हारी बस्तियों के अंदर जो मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, उनका रिमोट कंट्रोल आज भी उस आरएसएस वाले नेता के हाथ में है। सारी चाबी वो दे रहा है। भाजपा वाले तो चाहते हैं कि ये कौम को हम कैसे बांट सकते हैं। मुझे माजिद भाई ने बताया कि जालना में हर इलाके के अंदर युति हुई है कांग्रेस और राष्ट्रवादी तुतारी की, पूरे इलाकों के अंदर हुई है, पूरे जालना में हुई है। माजिद भाई के इलाके के अंदर नहीं युति नहीं होगी, क्योंकि हम जितने ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार इनके खिलाफ खड़े करेंगे, तो ये तो भोली भाली कौम है, ये तो बड़े भोले हैं, ये तो आरएसएस वालों को भी चुनकर देते हैं। तो हम जितने उम्मीदवार खड़े करेंगे, कुछ कांग्रेस के साथ जाएंगे, कुछ तुतारी के पीछे भागेंगे, कुछ माजिद भाई के हिस्से में आएंगे। ये सियासत अगर तुम जब तक नहीं समझोगे, तब तक आज जो मुल्क के हालात हम देख रहे हैं, वो कभी सुधरने वाले नहीं है। आज इम्तियाज जलील के ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि पिछले 3 महीने से बिहार का इलेक्शन दिन और रात एक किए, मेहनत किए। हम वहां पर आमदार या एमएलए बनने के लिए नहीं गए थे, हम अपनी जमात को मजबूत करने के लिए गए थे। दिन और रात गली गली घूमकर जब मेहनत किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीटें वहां पर मजलिस की जीत कर आई। लोग कहते थे ये क्यों आए हैं बिहार को, बिहार में इन्हें कौन वोट देगा। लेकिन आज कम से कम हमें इस बात का फख्र है कि हमारी आवाज, हमारे कौम के मुद्दे, हमारे मसले हम बिहार के ऐवान तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर नगर परिषद का इलेक्शन, दोस्तों 11,300 किलोमीटर तुम्हारा ये बेटा, तुम्हारा ये भाई 11,300 किलोमीटर का सफर हमने गाड़ी में तय किया। मुझे नगर अध्यक्ष नहीं बनना था, मुझे काउंसिलर नहीं बनना था, मुझे असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना था। जिस जमात के बारे में कहा जाता था ये एक हैदराबाद की एक जमात है, 1-2 शहरों तक बस, इसके आगे कोई नहीं। आज मेहनत कर रहे, तो आज बिहार के अंदर, महाराष्ट्र में 83 जगहों के ऊपर एक नगर अध्यक्ष, कारंजा में 4 जगह ऐसे थे कि अगर ये कौम मुत्तहिद होकर अगर वोट डालती, तो आज 5 जगह के ऊपर हमारा नगर अध्यक्ष बैठता। लेकिन नहीं, कौम मेरी बहुत भोली है, संख्याओं को भी जिता देती है। जालना की
कभी गौर करें मेरे भाई, तसव्वुर करिए 1 साल पहले कैसे लाइनों में खड़े हुए थे, कैसे फतवे जारी किए गए थे कि हमें इनका साथ देना है, सेक्युलर है, और हम खड़े हो गए लाइनों में। नतीजा क्या हुआ? आपके पीठ में खंजर घोंप कर वो कहां चले गए और हम कहां रह गए? हम वहीं रह गए जहां हम पिछले 75 सालों से ऐसे ही महफिलें सजाते बैठे हैं। स्टेज सस्ता है, कोई हमारा एक नेता आता है तो उसे शॉल पहनाया जाता है, फूल का हार पहनाया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, मामला खत्म। इलेक्शन आया तो मेरी कौम बहुत भोली है, बहुत भोली है, कितना कुछ भी कर ले, गैरों का कोई भी रहे तो चलेगा, लेकिन अपना मामला जब आया तो उम्मीद करते हैं कि सफेद पोशाक में एक फरिश्ता उतर कर आएगा, उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। इंसान हम भी है, गलतियां हमसे भी होती हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं है। लेकिन आज आप खुद गौर करिए, आप जब अपनी क़यादत को खोते हैं तो उसका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। मेरे भाई, इम्तियाज जलील एक अकेला शख्स पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारी आवाज था। लोकसभा के अंदर बड़े पुराने 3 टर्म के 10, 15 साल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पर बैठते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर 550 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर उससे पूछ लो कि ये 15 साल वाले एमपी कहां से आता है, इसका नाम क्या है, तो वो बता नहीं सकते थे। लेकिन 2 साल के बाद तो किसी भी एमपी से हिंदुस्तान के उससे पूछ लेना था कि ये कौन है, तो वो बताता था कि ये औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का MIM का असदुद्दीन अवैसी साहब का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। लेकिन दोबारा हमें मौका नहीं दिया गया। किसने नहीं दिया? कोई सियासी जमात, ना तो भाजपा, ना शिवसेना, ना अजीत पवार, ना शरद पवार, ना उद्धव ठाकरे, ना एकनाथ शिंदे, कोई नहीं हरा सकता था। आवाम हमारे साथ थी। तो हराया किसने? वही हमारे कौम के वो दलाल जो आज चालवा की गलियों में भी नजर आ रहे हैं। वही लोगों ने आज एक बार फिर मैदान में उतरे हैं कि हम आज से 10 साल पहले जब महानगर पालिका का इलेक्शन औरंगाबाद में आया तो 26 कॉर्पोरेटर्स मजलिस ने चुनकर लेकर आई। अब पूरे के पूरे इकट्ठा हो गए, पूरे के पूरे इकट्ठा हो गए, और कोशिश यही चल रही है कि इनके नहीं आना चाहिए, किसी के भी आ जाए चल जाएगा, लेकिन मजलिस के नहीं आना चाहिए। यकीन मानिए, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है और पूरे एतमाद के साथ मैं बोल रहा हूं
जितनी ताकतें हैं लग जाए। जिस शहर ने 2 शिकस्त देखी है, जिस शहर के नौजवानों ने पिछले 1.5 साल के अंदर जहां जश्न मनाने का सोच रहे थे, वहां उन्हें नाकामयाबी का सामना करना पड़ा था। तीसरी बार ये इंशाअल्लाह नहीं होगा। आपकी दुआ रही। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर सबसे बड़ी जमात अगर कोई होगी तो वो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन होगी। मैं भी इंसान हूं, तकलीफ मुझे भी होती है जब हमारे अपने हमसे रूठ जाते हैं, जब हमारे अपने हम पर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। हम हासिल क्या कर रहे हैं मेरे भाई? हमसे खता क्या हुई? हमसे खता सिर्फ ये हुई कि एक पैनल के अंदर 52 लोग, 52 उम्मीदवार, आपको चुनना सिर्फ 4 को है। पार्टी का फैसला आया तो कई सारों ने उसके ऊपर लब्बैक कहा और कई सारों ने बगावत कर ली। वो भी मेरे अपने हैं, हमारे अपने हैं। मैं खताई इस बात से न खफा हूं न नाराज हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम सब जाएंगे। मैं देखूंगा नहीं कि किसकी उम्र कितनी है, लेकिन अगर मजलिस को मजबूत करने के लिए अगर किसी के पेट में मुंडी डालनी पड़ी तो इम्तियाज जलील पीछे नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। शख्सियतें मायने नहीं रखती है, शख्सियत आएंगे जाएंगे। इम्तियाज जलील जैसे जितने लोग आज है कल नहीं रहेंगे, कोई और आएगा। लेकिन जब तक हमारे अंदर ये जज्बा नहीं पैदा होता है कि हम अपने कायद के फैसलों के ऊपर लब्बैक कहे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं हुआ है। भाजपा का देखे हाल, हमारे पास के 2 मंत्रियां गाड़ी में बैठे रहे और 5 मिनट रुक जाते थे तो लोकांदन करवाती थी पब्लिक होगी। पार्टी विद डिफरेंस बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी शिस्तबद्ध, बड़ा डिसिप्लिन है हमारे पास। इतना डिसिप्लिन है कि उनका केंद्र का मंत्री महाराष्ट्र के अंदर एक कैबिनेट मंत्री गाड़ी के अंदर बैठा है और एक महिला बोलिए हरामखोर। इतना डिसिप्लिन। मैं अगर रहता था वो ड्राइवर को इशारा करता था कि रुक जा थोड़ी देर, निकालने दे तो बाहर गया। ये बड़े कहते थे ना कि हम मोदी जी के बाद हमारी पार्टी के अंदर बड़ा डिसिप्लिन। औरत मार रही ये हरामखोर, ये हरामखोर। अब मैं जू करके देखा वाला कौन बैठे तो हमारे उनके एक साथ बैठे हुए थे, मंत्री है सर पे बारू। ये तकले बहुत पैरों में आते हैं। क्या है दूसरी जमातों में और हमें ये फर्क है मेरे भाई कि ना तो हम डरेंगे ना झुकेंगे।
क्योंकि इस मुल्क के ऊपर जितना इख्तियार तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं को है, उतना ही इख्तियार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को है। आपकी बस्ती के अंदर अगर कुछ काम करवाना है, जब तक आपके नुमाइंदे वहां नहीं रहेंगे, आप उसी शहर के अंदर रहते हैं, मैं अपने शहर में रहता हूं, कोई और अलग अलग शहरों में रहते हैं, हम सब में एक बात जो है, कॉमन सी बात जो है वो ये है कि जिन इलाकों में हम रहते हैं वहां पर गंदगी, वहां पर साफ पानी नहीं, वहां पर गंदा पानी मिलेगा, लाइट की समस्या रहेगी, वहां पर टूटी फूटी सड़कें नजर आएगी, वहां पर स्कूल कम पुलिस स्टेशन नजर आएंगे, वहां पर नशे का कारोबार धड़ल्ले से होता हुआ दिखाई देगा। ये सब आपके पास भी है और हर उस शहर के अंदर है जहां पर हम लोग बसते हैं, और एक वो शहर बसता है आपके शहर के अंदर जहां वो रहते हैं, लेकिन वो आपके पास हर 5 साल के बाद आते हैं, फिर ऐसी ही महफिल सजाते हैं, फिर महफिल सजा कर आपको वादे ये बताया जाता है कि मजलिस कैसी फिरका परस्त जमात है। आपको कहा जाता है, जैसे बिहार में हम गए थे तो हमको कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आकर वहां पर ये कहते थे कि हुमायूं बिहार में क्यों आई, असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद से यहां पर आया है, यहां कौन उसे वोट देगा, कौन जानता है हुमायूं को बिहार के अंदर। कांग्रेस वाले बोले, हम कहां खामोशी से सुनने वाले, हम सूद समेत लौटाने वाले, तो हमने भी उनको बोल दिए, तुमको तकलीफ हो रही, मेरा भाई हैदराबाद से आया है, तो तुम्हारी मम्मी इटली से आई थी तो हमने कुछ बोले थे क्या? हमने नहीं बोले थे, लेकिन सारी तकलीफ इसी बात के ऊपर थी मेरे भाई। आज ये इलेक्शन एक बहस महानगर पालिका के इलेक्शन नहीं है मेरे भाई। आज अपने 17 उम्मीदवारों में से अगर आप पूरे के पूरे जिता दे या ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर जिता दे तो आप अपनी एकजहती का सबूत देंगे। आप इत्तेहाद क्या है यह आपको दिखाना है। जो उम्मीदवार है उनके चेहरों को मत देखिए, उनके चेहरों के अंदर एक इत्तेहाद देखिए, उनके चेहरों के अंदर ये देखिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब को हमें कैसे मजबूत कर सकते हैं। हम कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, लोग कहेंगे कि एक गली के इलेक्शन का, एक मोहल्ले के इलेक्शन का क्या ताल्लुक है, कैसे असद साहब के हाथ मजबूत हो गए। दोस्तों, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई नहीं सोचता था कि औरंगाबाद जैसे शहर से एक मजलिस का एमएलए चुनकर आ सकता है, कोई नहीं सोचता था। लोग समझते थे कि ये वोट काटने के लिए आए हैं, लेकिन हमने अपनी आवाम के अंदर वो इत्तेहाद पैदा किया और हमने कहा उनसे, एक बार हमारी ताकत कितनी है ये तो हमें समझने दो। हम कुछ वोट लेकर अगर हार भी जाए तो हमें समझ में तो आए कि हम कहां कमजोर हो रहे हैं, हमारी तादाद कितनी है। मेरे भाई, यही वो ताकत है, यही वो इत्तेहाद है कि जिसने एक एमएलए, एक एमपी बनाया। अगर हम आपके महज 60 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक एमएलए और एक एमपी बना सकते हैं,
तो क्या जालना के अंदर आप कॉर्पोरेटर नहीं ला सकते हैं? नहीं ला सकते, ला सकते, बशर्ते अज़्म करना होगा, वरना आवाम तो बहुत भोली संघियों को भी चुनती है। यहां पर कैसा अपने आप को लग रहा है जब मैं आपके ऊपर ताने कस रहा हूं? तकलीफ हो रही है? और नहीं अगर हो रही है तो समझिए कि हमारा ज़मीर मर चुका है। हम चीख चीख कर कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तुम्हें अपनी क़यादत खड़ी करनी होगी, कोई नहीं आएगा यहां तुम्हारे लिए अर्जुन खोदकर, क्या यहां तुम्हारे लिए वो संघी कितने फख्र के साथ वो जाता होगा आप लोगों की बस्तियों में से, ये सोचकर कि देखो इस कौम को मैंने कैसा बेवकूफ बनाया। ये मेरे लिए लाइनों में खड़े हो गए थे, सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ के सामने खड़े हो गए थे। आपको क्या लग रहा है? क्या ये खेल दोबारा नहीं दोहराया जा रहा है? यहां पर जालना के अंदर वो खेल दोबारा दोहराया जा रहा है। हम लोग क्या सबक सीखे हैं इससे, ये सोचने की जरूरत है। अगर नहीं सीखे तो फिर वही हालत, हमारी बस्तियों के अंदर कोई पूछने वाला नहीं, कोई हमारी हालत के ऊपर रोने वाला नहीं। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, एक कॉर्पोरेटर का मतलब वो इस इलाके का प्रमुख होता है। किसी बच्चे को उठाया जाए, किसी इलाके के अंदर नशे का कारोबार चल रहा है, 2 नंबर के धंधे चल रहे हैं, ये इस कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी होती है। सड़कें टूटी हुई है, गंदा पानी नाला बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं, ये उस कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी होती है। आज इम्तियाज जलील 5 साल के लिए जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, आप किसी भी अपनी बस्ती के अंदर जाकर देखिए, दावे के साथ मैं कहता हूं, दावे के साथ कि किसी भी मुस्लिम बस्ती के अंदर जाइए जहां कभी किसी ने पलट कर देखा नहीं था और लोग समझते थे कि हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजरने वाली है। गंदी नाली, टूटी हुई सड़कें, गंदा पानी, आज हर उस मोहल्ले के अंदर आपको 2, 4, 6, 8, 10 बोर्ड नजर आएंगे। ये काम खासदार निधि से, आमदार निधि से किया गया। हम नहीं है, कोई फर्क कराने वाला नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि आज सारी ताकतें जो जुड़ गई है, उनकी साजिश क्या है। मेरे भाइयों, आज विड्रॉल का डेट था, इलेक्शन कल सबको सिंबल से अलॉट हो जाएंगे और इलेक्शन महज 10 दिनों का है। 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आपका अपना इलाका कैसा होगा, आपकी नुमाइंदगी महानगर पालिका के अंदर कौन करेगा, इसका फैसला इन 10 दिनों के अंदर होने वाला है। 17 उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के, बहुत सारे लोग मेरे भाई हमें झुकता हुआ देखना चाहते हैं, हम पर हंसना चाहते हैं, हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं। बहुत बड़ी सवाल ये थे, इम्तियाज जलील आप आए थे जालना के अंदर, देखिए नतीजे क्या आए हैं। आपको हमें वादा करना होगा मेरे भाई,
आपको हमें वादा करना होगा कि आप इस बार मजलिस का साथ देंगे। यकीनन आज हम महाराष्ट्र के अंदर लड़ रहे हैं, हर कोई इस कौम को निशाना बनाए हुए है। कभी हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा, कभी दरगाहों को साफ कर दिया जा रहा है। हद ये हो गई है कि हमारी बच्चियों के हिजाब को तक खींचा जा रहा है। हिजाब खींचने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री करता है। सोचिए वहां के लुच्चे लफंगे गुंडों को क्या पैगाम गया कि मेरा मुख्यमंत्री एक मुस्लिम बच्ची का हिजाब अपने हाथों से खींच सकता है, तो मैं भी सड़क चलती हुई किसी बच्ची का दुपट्टा खींच सकता हूं, उसका हिजाब खींच सकता हूं। और सिर्फ यहां पे बात नहीं रुकी, उत्तर प्रदेश का एक मंत्री इस घटना के ऊपर बयान देता है। इतना बवाल क्यों मचा रहे हो? हिजाब खींचा है तो इतना बवाल क्यों हो रहा है? अगर हाथ इधर उधर चले जाता था तो तुम क्या करते थे? तसव्वुर करिए, तुम्हारी अपनी बहन के बारे में कोई अगर इस तरह का बयान दे रहा है कि अगर हिजाब खींचा है तो खींचने दो, हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते? मैं यकीन के साथ कहता हूं, किसी माइकलाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उसको ऐसा जवाब देने की जो जवाब इम्तियाज जलील ने दिया था उसे। उसने जब कहा हिजाब खींचे हैं तो इतना बड़ा बवाल क्यों? अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या होता? तो मैंने कहा कि तेरा हाथ तोड़कर हम दूसरे हाथ में दे देते। मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि साहब आप इस तरह के बयान मत दीजिए वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे, आपके ऊपर केस रजिस्टर हो सकता है। मैंने कहा मैं तैयार हूं केस लेने के लिए, लेकिन अगर केस उस मुख्यमंत्री के ऊपर होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के उस मंत्री के ऊपर होगा, तो इम्तियाज जलील भी केस लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर तुम ये समझेंगे कि तुम कुछ भी बोलेंगे, तुम कुछ भी करेंगे और हम खामोश बैठेंगे, तो नहीं। मैं कोई कांग्रेसी लीडर नहीं हूं, मैं कोई अजीत पवार का, एक नाथ शिंदे का, देवेंद्र फडणवीस का गुलाम नहीं हूं। मैं मुझे कोई ठेका नहीं चाहिए, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। मेरी बच्ची के बारे में अगर तू कहेगा और तू मुझसे ये उम्मीद रखेगा कि जैसे दूसरे पार्टी के दूसरे मुस्लिम लीडर खामोश है तो वो खामोश रह सकते हैं, उन्होंने अपना ईमान बेच चुके हैं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। एक मंत्री को बोलने की हिम्मत आज के दौर में कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उस ताकत के बाद ये ताकत है मेरे भाई हमारे साथ। आपकी ताकत है जो आज हम अपनी जबान चला रहे हैं। वरना तसव्वुर करिए वो बच्ची पर क्या गुजरी होंगी उस वक्त जब उस महफिल के अंदर एक मुख्यमंत्री उसके चेहरे से हिजाब खींच रहा है। सोचिए अपनी बहन को उसकी जगह के ऊपर रख के सोचिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं उसका विरोध करेगा, करेगा भी तो यही कहेगा अरे नहीं करना चाहिए था, नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
निषाद साहब जो उत्तर प्रदेश के मंत्री है उन्होंने नहीं बोलना चाहिए था, गलत किया है उन्होंने। लेकिन हमने कहा कि तुझे जो भाषा समझ में आती है वो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, तो हाथ तो लगा के देख मेरी बच्ची के ऊपर, तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालेंगे। ये तो मंत्री है, हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं चुना। वो बोले आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं, यही मुख्यमंत्री बिहार की हमारी एक सभा, उसमें जाने से पहले गाड़ी के अंदर बिहार के हमारे एक साथी ने मुझे मोबाइल दिया और कहा कि देखो योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। तो उसने बयान दिया था कि मुसलमानों कटोरा उठाओ और पाकिस्तान चले जाओ, कटोरा उठाओ और पाकिस्तान चले जाओ, तुमको हमको कहा था। तो उस वक्त मैंने उसको जवाब दिया था, पूरे मीडिया वाले खड़े हुए थे, मैंने उनसे कहा था करो रिकॉर्ड, करो रिकॉर्ड। साफ बोल दिया था ये मुल्क तेरे चलिए, मुझे खुशी है कि इम्तियाज जलील अगर नहीं रहेगा तो एक नई नस्ल तो तैयार हो रही है। भाषा में बात करें, उसी भाषा में मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना इंतजार करने के लिए आया हूँ। इंशाअल्लाह कल 3 तारीख से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। कल मुंबई के गोवंडी के अंदर उनका जलसा है, परसों अमरावती, अकोला, नांदेड़, शोलापुर और इंशाअल्लाह 8 तारीख के बाद आपके शहर जालना में भी आएंगे। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सब यकीन के साथ, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब पतंग वाले हैं, पतंग वाले हैं। 15 तारीख के दिन मैं मेरे तमाम जालना के, महाराष्ट्र के मेरे हिंदू भाइयों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। बड़ा त्योहार है मकर संक्रांति का, जहां पर मेरे हिंदू भाई मकर संक्रांति के दिन तो हमारे पास के एक मंत्री ने कहा, मैं इलेक्शन कमीशन में जा रहा हूं ये शिकायत करने के लिए कि मजलिस की निशानी पतंग को मजलिस को नहीं दिया जाए, क्योंकि हमारा त्योहार आ रहा है और हमारे त्योहार के अंदर हमको पतंग उड़ाना है, तो लोगों का उसका असर होगा, इसीलिए तो गया बेचारा, लेटर लेकर गया। कोई इलेक्शन कमीशन IAS ऑफिसर रहता, उन्हें नीचे से ऊपर देखा हूँ, कहां से लाए हैं, एकनाथ शिंदे ने कहां से ढूंढ कर लाए हैं। मैंने बोला अच्छा पतंग नहीं देना है मैं इनको,
फिर एक पार्टी की निशानी घड़ी है, हाँ? तेरे हाथ में ये भी है, तो काट के फेंक देता क्या चाह रहा है? एक पार्टी की निशानी सूरज है, निकल नहीं, उनके हिसाब से अगर चला जाए तो फिर कीचड़ में क्या खेलता है, कहाँ वो भी नहीं खेलना चाहिए। कैसे कैसे ज्ञानी लोग इस देश के अंदर पैदा हो। मैं वो इलेक्शन कमीशन के पास गया, वो 4 मिनट बचे हैं और मेरे को बोल रुको भाई, हम हमारी घड़ी के हिसाब से चलते हैं। हमारे पास जब 10 बजेगा हम हमारी घड़ी पे, तो हमारे को ये कहना है कि वो गया इलेक्शन कमीशन के पास, मैं जाऊंगा नरेंद्र मोदी के पास और ये कहूंगा कि मोदी जी मरना तो सबको है, आप भी जाने वाले, मैं भी जाने वाला हूँ, लेकिन ये जब मरेगा ना तो इसका दिमाग निकाल के रखो। कहाँ से ऐसे ज्ञानी लोग इस देश के अंदर है कि जो कह रहा है कि भाई मकर संक्रांति के अंदर पतंग नहीं हो, मुझे देखना है, तुम्हें तुम्हारा त्योहार प्यारा है या तुम्हारी राजनीति। लेकिन एक बात सुन लो, हमारे हिंदू भाई भाई है हमारे, उनका त्योहार तुम नहीं मनाएंगे, तुम नहीं उड़ाएंगे, पतंग के ऊपर रहेगी एमआईएम की मोहर, और 15 तारीख के दिन मकर संक्रांतीच्या आपल्याला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। तो 15 तारीख के दिन क्या होगा, क्या उड़ेगी? हमको बहुत दिखा दिए, इधर दिखा, देखो कैसा होने वाली है। तो तेरा मेरा रिश्ता क्या, मेरा रिश्ता क्या, मकर संक्रांतीच्या पुन्हा हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो।